हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 13 विप्लव गान। विधा है कविता, रचनाकार है बालकृष्ण शर्मा नवीन। विभाग 2। विद्यार्थियों, पृष्ठ नंबर 113 निकालेंगे। 113 में मैंने आपको कविता 13 विप्लव गान ये विभाग 1 के माध्यम से मैंने प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति का मैंने आपको अर्थ समझाया था। अब आगे की पंक्ति का मैं आपको अर्थ समझाना वाली हूँ। उसके पहले मैं थोड़ी सी आगे की पंक्ति का आपको थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ। यहाँ पर बालकृष्ण नवीन कहते हैं कि हे कवि, तुम कुछ इस ढंग से तान सुनाओ जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए तथा वातावरण में क्रांति की लहर उठने लगी। उस क्रांति में शत्रु को अपने प्राण बचाना मुश्किल हो जाए तथा उसको बचाओ बचाओ का स्वर आकाश में छा जाए। संसार में चारों ओर विनाश का धुआं फैल जाए। आकाश से आग बरसने लगे, वर्षा करने वाले बादल जल जाए तथा पहाड़ जलकर राख बन जाए। तुम्हारे चारों ओर और पाप और पुण्य तथा अच्छे बुरे भाव का धूल उड़ने लगे। आकाश में दरार पड़ जाए तथा तारे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाए। हे कवि, आज अपनी आवाज के प्रभाव से असंभव को संभव कर दिखाओ तथा पूरी तरह उथल पुथल मचा दो। आगे की वो पंक्ति में वापस कहते हैं कि क्रांति का तान ऐसा प्रभाव पड़े कि तुम्हारे क्रांति का प्रभाव क्रांति की तान का प्रभाव ऐसा प्रभाव पड़े कि माँ की छाती का अमृत के समान दूध हल विष बन जाए। तात्पर्य यह है कि लोग केवल सुखमय जीवन के आदि न रहे बल्कि कष्टों का भयंकर विष भी पीने के लिए तैयार रहे। अर्थात भारत की आंखों में ममता की स्निग्धता न रहकर क्रोध का ज्वाला दिखाई देने लगे। ऐसे लोग के आंखों में छिपी कायरता कांपने लगे तथा अंधानुकरण की प्रवृत्ति का अंत हो जाए। हमारे देश में प्राचीन काल से जमे हुए अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण रूढ़ियों और परंपराओं के चट्टाने हिल उठे। देशवासी मूर्खतापूर्ण विचारों की जगह आधुनिक विचारों को अपनाएं। साथ ही दूसरी और दिशाओं को कपा देने वाली गर्जन तीव्र गति से बढ़े तथा नाश करने वाली तर्जना की ध्वनि अंतरिक्ष में मंडराने लगे। नवीन जी ने कवियों से आग्रह किया है कि वे इस प्रकार का तान सुनाए जिससे चारों ओर क्या हो जाए, उथल पुथल मच जाए। यहाँ तक कि मैंने इसका अर्थ समझाया था। अब मैं विद्यार्थियों आपको यहाँ से मैं आपको इसका कविता बताने वाली हूँ। यह वाली कविता हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर दिया है नियम। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, नियम और उपनियमों के ये बंधन टुक टुक हो जाए। नियम और उपनियमों के ये बंधन टुक टुक हो जाए। विषमभर की पोषण वीणा से सब तार मुख हो जाए। विषमभर की पोषण वीणा के सब तार मुख हो जाए। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन ठहराए। उसकी स्वाच्छवासदायिका विश्व के प्राण में लहराए। नाश का महानाश की प्रलयकारी आंख खुल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अब यहाँ पर बंधन का अर्थ आपको पता है। बंधन का अर्थ क्या रहता है, रुकावट। विषंभर का अर्थ क्या रहता है, विष्णु। मुख का अर्थ रहता है मौन। महारुद्र यानी कि शंकर के प्रलयकारी रूप। थराई का अर्थ रहता है काप उठे। क्या होता है, थराई का अर्थ रहता है काप उठे। उसी तरह यहाँ पर प्रांगण यानी कि आंगन। प्रलयकारी का अर्थ है प्रलय करने वाले। अब यहाँ पर इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि नवीन जी कहते हैं कि हे कवि, तुम्हारी क्रांतिकारी तान का ऐसा प्रभाव पड़े कि संसार के सभी नियमों तथा उपनियमों के बंधन टूट हो जाए, इनकी टुकड़े टुकड़े हो जाए। विश्व का भरण करने वाले विष्णु की वीणा के सभी तार मौन हो जाए। तात्पर्य यह है कि कवि की क्रांतिकारी तान के सामने मधुर वीणा की झंकार के समान श्रृंगार
प्रेम पूर्ण रचनाएं तिरोहित हो जाए, शांति दंड टूट जाए और प्रलयकारी शंकर का सिंहासन कांपने लगे, उसका उच्छ्वास संसार भर में छा जाए और महाविनाश की प्रलयकारी आंखें अर्थात उसका तीसरा नेत्र खुल जाए। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें यह ज्ञान देते हैं। इसके आधार पर परीक्षा के समय आपको यह पंक्ति दी जाएगी, इस तरह से पंक्ति दी जाएगी और नीचे लिखा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। जैसे कि आपको पूछा जाएगा आकलन कृति में आपको जैसे पूछा जाएगा आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। नवीन के अनुसार कवि की जो तान है का यह प्रभाव पड़े। क्या है? नवीन के अनुसार कवि की तान का यह प्रभाव पड़े। अब हम इसका उत्तर किस तरह से देंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे जैसे कि पहले यहाँ पर हमें दिया है तो उसमें कैसे कि नियमों और उपनियमों के बंधन टूट जाए। उसके विशंभर यानी कि विष्णु दिया है ना, तो विष्णु की वीणा के तार मौन हो जाए, महारुद्र का सिंहासन थराए और शांति दंड टूटे। और उसके बाद क्या लिखा है? शिव का तीसरा नेत्र खुल जाए। तो यहाँ पर इसके यानी कि नवीन के अनुसार कवि की तान का यह प्रभाव पड़े। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इसके अंतर्गत प्रश्न के उत्तर ढूंढना है। उसी तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि लिखो कि निम्नलिखित विधान सही है या असत्य है। जैसे कि कवि चाहते हैं कि नियमों और उपनियमों के बंधन टूट जाए। क्या कवि चाहते हैं? क्या चाहते हैं ना, पहले ही लाइन में लिखा है हाँ चाहते। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सत्य। कवि की कामना है कि प्रलयकारी की आंखें ना खुले, ये है क्या? ये उत्तर हमारा क्या दिया है? असत्य। कवि तो चाहते हैं ना आंखें खुले, तो ये उत्तर हमारा क्या है? असत्य। और ऐसे पूछेगा सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो तथा वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कि आपको विद्यार्थी जहाँ पर आपको खालिस्तान या वाक्य पूर्ण अपूर्ण वाक्यों को पूर्ण करो तो आपको वाक्य फिर से लिखना है। जैसे विशंभर की पोषण वीणा के सब तार खालिस्तान हो जाए तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, इनकी विकल्प दिया जाएगा जैसे कि मुक टुक या चुक। तो आपको क्या देखना, आपको ढूंढना है इसमें आंसर क्या लिखोगे? विशंभर की पोषण वीणा से सब तार क्या हो जाए? मुख हो जाए। देखो यहाँ पर इसका उत्तर दिया ना, इस तरह से आपको दिया जाएगा, ये खालिस्तान के अंतर्गत आएगा और आपको ये विकल्प आपको पूर्ण करना है। उसी तरह से शांति टूटे उस महारुद्र का खालिस्तान थराए। अब आपको यहाँ तो दिया है और इसका उत्तर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? आसन, सिंहासन या विरासन। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सिंहासन। इस तरह से आपको प्रश्नों तो पूछे जाएंगे। या फिर आपको पूछे जाएंगे यहाँ पर कि ये पूरी पंक्ति है, ये इस पंक्ति का क्या लिखो? आप सरल भावार्थ लिखो। तो आपको मैंने आपको जो समझाया है और आपको ये पंक्ति अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसका भावार्थ आपको लिखना है। विद्यार्थियों पेज नंबर अब 114 निकालेंगे। 114 में मैं अब कविता की अंतिम पंक्ति का आपको अर्थ समझाने वाली हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सावधान, यहाँ पर दिया सावधान, सावधान के बाद ये जो चिन्ह आया है ये कौन सा चिन्ह दिया गया है विद्यार्थियों? ये चिन्ह है विस्मादि बोधक चिन्ह। मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी है, टूटी है मिजराबे उंगलियों दोनों मेरी ऐठी है, कंठ रुखा है महानाश का मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी कंठ में, आग लगेगी कंठ में, हत्तल में अब चुप्त युद्ध होता है, जार और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की युद्ध तान है निकली मेरे अंतरम से। यहाँ पर कवि यहाँ पर इसका अर्थ बताया जैसे कि चिंगारियाँ यानी क्या रहता है? स्फुलिंग। मिजराबे का अर्थ रहता है तार का नुकीला छल्ला। कंठ का अर्थ यहाँ पर बताया गया है गला। मारक का अर्थ बताया गया है मारने वाला। रुद्र का अर्थ है रुकता हुआ। हत्थल का अर्थ है हृदय का तल, हृदय की गहराई। चुप्त का अर्थ है क्षोभयुक्त या अशांत। दग्ध का अर्थ यहाँ पर बताया है जल हुए और ज्वलंत का अर्थ बताया है जलता हुआ या स्पष्ट। यहाँ पर कवि इसका अर्थ बताते हैं। कवि कहते हैं, बालकृष्ण कहते हैं कि
उनकी वीणा में आग की चिंगारियाँ आ गई है। वीणा के तारों को बजाने वाला उपकरण टूट गया है और उसकी दोनों उंगलियाँ एड़ी एट गई है, यानी कि एड़ गई, टेढ़ी हो गई है। कवि का कंठ अवरुद्ध है, परिणाम स्वरूप महाविनाश का मारा गीत भी अवरुद्ध होता है। अब कंठ में आग लगेगी तथा हृदय के भीतर एक छुपते यानी कि अशांत युद्ध होता है। ज्वलंत गायन के स्वर के कारण झाड़ और झंखाड़ भी जलते हुए हैं। कवि के अंतरंत यानी कि हृदय के भीतर से निकलने वाला रुद्र गीत मूलतान युद्ध है। इस तरह से कवि हमें कविता का अर्थ बहुत ही सरल अर्थ में समझाते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर हमें कुछ आसपास में हमें बताया गया है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की जानकारियों की रचना का नाम संकलित करिए। तो विद्यार्थी आपको क्या करना है, यूट्यूब के माध्यम से इसकी जानकारी आपको तैयार करना है। संभाषणी में दिया है उपकर्मों की जानकारी के संगठन की सहायता से यानी कि कंप्यूटर की सहायता से या यूट्यूब की सहायता से हमें क्रमबद्ध प्रस्तुत करना है। श्रवणी में अंतर्जाल से कोई प्रेरणा गीत, कोई भी हम प्रेरणा गीत हम क्या कर सकते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिले, हम जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। पठनी में दिया है पुस्तक काल से किसी सफल महिला खिलाड़ी की जानकारी पढ़िए। अब हम काल से कोई भी सफल महिला खिलाड़ी है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको महिला खिलाड़ी जो आपको ऐसी लगती है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, जानकारी हम क्लास में ही इसकी चर्चा कर सकते हैं। उसके आधार पर यहाँ पर पाठ के आंगन के पहले यहाँ शब्द संसार जो दिया है, कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए हैं, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और अर्थ अच्छे से समझना है। पाठ के आंगन में पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अब यहाँ पर कवि से अपेक्षित तान, अब यहाँ पर कवि से अपेक्षित तान हमें कवि ने कौन कौन से अपेक्षित तान बताए थे तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे, इस संचाल के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे कि समाज में नव निर्माण की तान, क्रांति की तान, मुठ विचारों के की तान और प्राचीन परंपराओं के टूटने की तान। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। उसी तरह से नियम और उपनियमों के ये बंधन टुक टुक हो जाए, इस पंक्ति द्वारा कवि सूचित करना चाहते हैं। इसका अर्थ मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि नियम और उपनियम टूटने का यह तात्पर्य है कि इस संसार में पुरानी परिपाटियों एवं प्राचीन मान्यताओं के नियम और उपनियमों ही लागू है जो आधुनिक युग के अनुसार अनुकूल नहीं है। ऐसे नियम उपनियम तोड़ दिए जाए और नए युग के अनुरूप नियम और उपनियम बनाया जाए, इससे हमारे समाज की प्रकृति होगी। यहाँ लिखेंगे कविता के प्रथम चरण का भावार्थ लिखिए। अब आपको कविता के प्रथम चरण का भावार्थ लिखना है, ये आपको मैंने समझाया था, उस आधार पर आपको उसका भावार्थ लिखना है। फिर इसके आधार पर पाठ से आगे यहाँ पर संस्कारचम उद्धरण भाषाएं सौंदर्य वाले वाक्य सुवचनों का संकलन कीजिए। इसके अंतर्गत आपको तो विद्यार्थी ये आपको अपने मन से करना है। इसके आधार पर मैंने आपको मैंने बोला था विज्ञापन तैयार करने के लिए। तो विज्ञापन बनाने के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक जो मुद्दे चाहिए रहते वो है इनके विज्ञापन के प्रारूप संबंधित हमें पहले हमें क्लास में हमें चर्चा करना चाहिए। स्थल, समय, प्रवेश शुल्क आदि को लेकर विज्ञापन का कच्चा प्रारूप बनाएं और उसके आकर्षक विज्ञापन बनाएं। इस तरह से आप क्या करोगे, एक विज्ञापन बनाओगे। इनके आयोजक के नाते कवि सम्मेलन संबंधित हमें क्या बनाना है, विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको एक छोटा सा विज्ञापन तैयार करना है। यहाँ पर हमारी कविता संपूर्ण होती है। धन्यवाद।